अगर मैं तुमसे कहूं कि इस कहानी में असली विलेन पुलिस नहीं नहीं वो आदमी था जिस पर सबको शक था, बल्कि वो शख्स था जिस पर किसी ने एक बार भी शक नहीं किया। और सबसे डरावनी बात यह थी कि बच्चे उसी के घर के नीचे जिंदा दफन थे। थैंक्सगिविंग के दिन कैलर अपने परिवार के साथ पड़ोसी फ्रैंकलिन के घर दावत पर जाता है। खेलते समय कैलर की बेटी एना और फ्रैंकलिन की बेटी जॉय बाहर खड़ी एक रहस्यमयी वैन के पास जाती है, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं होता। कुछ देर बाद एना जॉय के साथ घर के पास कोई बिल्ली ढूंढने जाने की जिद करती है। कैलर इजाजत दे देता है और यहीं से सब बदल जाता है। कुछ समय बाद दोनों बच्चियां अचानक गायब हो जाती हैं। तलाश के दौरान पता चलता है कि वही वैन भी अब वहां नहीं है। पुलिस को बुलाया जाता है और केस डिटेक्टिव लोकी को सौंपा जाता है। जल्द ही पुलिस उस वैन को पकड़ लेती है, लेकिन ड्राइवर इलेक्स अजीब व्यवहार करता है। जांच में सामने आता है कि उसका आईक्यू सिर्फ 10 साल के बच्चे जितना है और कोई ठोस सबूत भी नहीं मिलता। सबूतों के अभाव में पुलिस इलेक्स को छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन रिहाई से पहले इलेक्स एक लाइन बोल देता है, जब तक वे मेरे साथ थे वे खुश थे। यही लाइन कैलर को अंदर से तोड़ देती है। पुलिस के मना करने के बावजूद वह कानून अपने हाथ में ले लेता है और इलेक्स को अगवा कर लेता है। उसे अपने पुराने घर में बंद करके कैलर सच उगलवाने की कोशिश करता है। उधर लोकी अपनी जांच जारी रखता है और एक चर्च पहुंचता है, जहां तहखाने में उसे एक सड़ी हुई लाश मिलती है। फादर कबूल करता है कि वह लाश एक ऐसे आदमी की है जिसने 16 बच्चों को मारने की बात स्वीकार की थी और उसे रोकने के लिए उसने खुद उसे मार दिया। अब सवाल उठता है, अगर असली किलर कोई और था तो फिर एना और जॉय कहां हैं? अंडरग्राउंड चेंबर देखकर लोकी चौंक जाता है। इतनी मजबूत तैयारी देखकर उसे साफ समझ आ जाता है कि कैलर अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन इस चेंबर में भी एना का कोई सुराग नहीं मिलता। उधर शहर में फैले स्केच के बाद पुलिस को एक बड़ी लीड मिलती है। लोकी को पता चलता है कि जिस आदमी का स्केच बनाया गया था उसका नाम बॉब टेलर है। जांच में सामने आता है कि वह आदमी बच्चों से जुड़ी कई जगहों पर देखा गया था, स्कूल, अस्पताल और मॉल के आसपास। इधर कैलर इलेक्स को लगातार टॉर्चर करता जा रहा था, लेकिन हर बार की तरह इलेक्स बस एक ही बात दोहराता, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। उधर कैलर की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। गुस्से, डर और अपराधबोध ने उसे अंधा कर दिया था। उसे यकीन था कि अगर इलेक्स मर भी गया तो भी वह सच्चाई जानकर रहेगा। इसी बीच इलेक्स अचानक बेहोश होने लगता है। कैलर को पहली बार एहसास होता है कि शायद वह बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब कहानी दो मोड़ों पर खड़ी थी। एक तरफ लोकी, जो असली कातिल के बेहद करीब था, और दूसरी तरफ कैलर, जो अपने ही हाथों से एक बेगुनाह को मारने के कगार पर खड़ा था। सवाल सिर्फ एक था, क्या एना जिंदा है? और क्या कैलर अपनी गलती समझ पाएगा? उससे पहले सब खत्म हो जाएगा। बातों बातों में ग्रेस ने लोकी से कैलर के बारे में पूछ लिया। ग्रेस ने बताया कि कैलर घर पर यही कहकर निकलता था कि वह पुलिस के साथ मिलकर एना को ढूंढ रहा है। यह सुनते ही लोकी चौंक गया, क्योंकि कैलर तो उसके साथ कभी था ही नहीं। तभी लोकी की नजर अंडरग्राउंड चेंबर के एक कोने में रखे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बैग पर पड़ी। उसकी भौहें तन गईं। यह वही खतरनाक केमिकल था जिसका इस्तेमाल किसी शरीर को पूरी तरह गलाने और मिटाने के लिए किया जाता है। कैलर के घर में यह केमिकल देखकर लोकी का शक और गहरा हो गया। अगले ही दिन लोकी ने कैलर पर चुपचाप नजर रखना शुरू कर दिया। उसने देखा कि कैलर अपनी गाड़ी लेकर निकला और शराब की दुकान के पास कार पार्क की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह दुकान के अंदर गया ही नहीं। वह पैदल ही अपने पुराने घर की तरफ बढ़ने लगा। लोकी दूर से अपनी कार में बैठा हर हरकत पर नजर रखे हुए था, लेकिन तभी अचानक एक ट्रक पीछे आकर रुका और तेज तेज हॉर्न बजाने लगा। इस शोर की वजह से कैलर की नजर सीधी लोकी पर पड़ गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। स्थिति संभालते हुए कैलर तुरंत मुड़ा और शराब की दुकान में घुस गया। कुछ ही देर बाद वह हाथ में शराब की बोतल लिए बाहर निकला और घूंट भरता हुआ सीधे लोकी के पास पहुंच गया। घूरते हुए उसने सख्त आवाज में पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? लोकी ने उसे अपनी कार में बैठने का इशारा किया और सीधा सवाल दागा, एलेक्स कहाँ है?
कैलर झुंझलाते हुए बोला, मुझे क्या पता, मैं अपनी बेटी को न ढूंढ पाने के गम में शराब पी रहा हूं। घर वालों से छुपाने के लिए झूठ बोला कि पुलिस के साथ हूं। लोकी ने उसकी आंखों में देखते हुए अगला सवाल किया, और तुम्हारे अंडरग्राउंड चेंबर में मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड? एक पल की चुप्पी के बाद कैलर बोला, कुछ दिन पहले मेरा कुत्ता मर गया था, उसे दफनाने के लिए मैंने वो केमिकल इस्तेमाल किया। लोकी ने उसे चेताया कि शराब में डूबने के बजाय उसे अपने परिवार का सहारा बनना चाहिए, लेकिन कैलर अभी भी लोकी के शक के घेरे से बाहर नहीं आया था। ऑफिस पहुंचकर लोकी ने कैलर का अतीत खंगालना शुरू किया। जांच में सामने आया कि कई साल पहले कैलर के पिता ने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली थी, और उस घर का पता वही था जहां कैलर ने एलेक्स को कैद कर रखा था। इधर कैलर उसी पुराने घर में एलेक्स को टॉर्चर करने पहुंचा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि घर के आसपास कोई मौजूद है। वह कोई और नहीं बल्कि लोकी था। कैलर ने तुरंत एलेक्स को धमकाया, अगर एक भी आवाज निकाली तो अंजाम बुरा होगा। फिर उसने शराब पीने का नाटक किया और फर्श पर ऐसे लेट गया जैसे गहरी नींद में हो। थोड़ी देर बाद लोकी घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने कैलर को झकझोर कर उठाया और पूरा घर दिखाने को कहा। वे चलते चलते उस बाथरूम के बेहद करीब पहुंच गए जहां एलेक्स बंद था। लोकी जैसे ही आगे बढ़ा तभी उसका फोन बज उठा। फोन मॉल में काम करने वाली उसी महिला का था। उसने बताया कि संदिग्ध आदमी फिर से मॉल में आया था, लेकिन इस बार भागते वक्त उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया गया था। यह सुनते ही लोकी तुरंत वहां से निकल गया, और इस तरह कैलर एक बार फिर बच निकला। लोकी जब उस आदमी के घर पहुंचा तो वह अंदर ही मौजूद था। डर के मारे वह दरवाजा बंद करने लगा, लेकिन लोकी ने उसे धक्का देकर हथकड़ी पहना दी। घर के अंदर बेडरूम में कई कंटेनर्स रखे थे। एक कंटेनर खोलते ही लोकी की सांस अटक गई। अंदर खून से सने कपड़े थे। जैसे ही उसने एक कपड़ा उठाया, उसके नीचे से जहरीले सांप निकल आए। बाकी कंटेनर्स में भी वही मंजर था, कपड़े और सांप, लेकिन एक कंटेनर अलग था। उसमें खून या सांप नहीं बल्कि अजीब और डरावनी पेंटिंग्स रखी थीं। लोकी ने सारे सबूत फॉरेंसिक भेज दिए। फिर पुलिस स्टेशन में एना और जॉय के माता पिता को बुलाया गया। जैसे ही जॉय के माता पिता ने एक कपड़ा पहचाना, वे फूट फूट कर रो पड़े। इसके बाद कैलर को बुलाया गया। तस्वीरों में एक सॉक्स देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सॉक्स एना की थी। गुस्से और दर्द में कैलर लोकी पर फट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा कि लोकी गलत आदमी के पीछे वक्त बर्बाद कर रहा है। घर लौटते वक्त मीडिया उसके घर के बाहर खड़ी थी। कैलर ने अपने बेटे को सख्त हिदायत दी कि टीवी और अखबार से दूरी बनाए रखे। उधर पुलिस स्टेशन में लोकी टूट चुका था। बॉब टेलर कोई ठोस जानकारी दिए बिना नक्शा बनाता रहा, जो नक्शा कम और भूल भुलैया ज्यादा था। अचानक अफरा तफरी के बीच बॉब ने एक पुलिस वाले की बंदूक छीन ली और खुद को गोली मार ली। बॉब की मौत के साथ ही केस पूरी तरह अंधेरे में चला गया। अब लोकी के सामने बस एक सवाल था, क्या बॉब असली किडनैपर था या असली सच अब भी कहीं छुपा हुआ है? केलर को अब पूरा यकीन हो चुका था कि इस सब के पीछे एलेक्स की आंटी का ही हाथ है। बिना वक्त गंवाए वो सीधे उसके घर पहुंचता है। आंटी बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव करती है, चाय ऑफर करती है और दोनों के बीच आम सी बातचीत होने लगती है। लेकिन केलर चालाकी से बातों बातों में बच्चों का जिक्र छेड़ देता है। बस यही एक पल था। आंटी का चेहरा अचानक बदल जाता है। अगले ही सेकंड वो दराज से बंदूक निकाल लेती है और सीधे केलर पर तान देती है। केलर कुछ समझ पाता उससे पहले ही आंटी फ्रिज खोलती है और एक बोतल निकालकर उसे जबरदस्ती पीने को कहती है। वो बोतल नशीली दवा से भरी होती है। इसके बाद आंटी केलर को बंदूक के जोर पर घर के बाहर ले जाती है। घर के आंगन में पहुंचते ही वो जमीन में बने एक गहरे गड्ढे की तरफ इशारा करती है। अंदर कूदो। केलर साफ मना कर देता है, लेकिन जवाब में आंटी एक पल भी नहीं सोचती। सीधे केलर के पैर में गोली मार देती है। दर्द से चीखता हुआ केलर जमीन पर गिर पड़ता है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। मजबूरी में लहूलुहान हालत में केलर उस अंधेरे गड्ढे में कूद जाता है और तभी ऊपर से आंटी की आवाज आती है, जल्द ही ऐना की लाश भी इसी गड्ढे में फेंक दूंगी। और यहीं से शुरू होती है उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी कैद। दूसरी तरफ लोकी को घर के अंदर एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है।
वो आवाज बार बार आ रही थी। लोकी समझ जाता है कि ये कोई आम आवाज नहीं, बल्कि किसी के बचने की आखिरी कोशिश है। लोकी तुरंत पुलिस को कॉल करता है और बिना वक्त घमवाए घर के आंगन की खुदाई शुरू करवाता है। उधर कैलर गड्ढे में पड़ा पड़ा अपनी पूरी ताकत से एक टूटी हुई सीटी फूंक रहा था, वही सीटी जो उसकी बेटी ने उसे दी थी। और आखिरकार ऐना को बेहोशी की हालत में एक गुप्त कमरे से निकाल लिया जाता है। दोनों बच्चियों को बचा लिया गया था, लेकिन इस केस ने हर किसी को अंदर से तोड़ दिया था, क्योंकि सबसे खतरनाक किडनैपर कोई बाहर का नहीं, बल्कि वही था जो भरोसे के सबसे करीब था। कैलर अंधेरे गड्ढे में फंसा हुआ अपनी आखिरी ताकत से सीटी बजा रहा था। लौकी रुकता है, धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ता है। लेकिन क्या वो कैलर को बचा पाएगा, या ये सीटी उसकी आखिरी आवाज थी? आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी डार्क क्राइम और साइकोलॉजिकल फिल्में पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए अगली कौन सी कहानी देखना चाहते हैं। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसी और खौफनाक कहानियां लाने की ताकत देता है।